हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पीएम पर। आप सबको पता है दोस्त कि हमने अपना यूट्यूब चैनल पर हमने पिछली क्लास ली थी सीटेट की। ठीक है, सीटेट में ईवीएस की हमने क्लास थर्ड की बुक्स कल डिस्कस करी थी, उसके नोट्स हमने देखे थे। ठीक है, और आप सबको पता है कि सीटेट के लिए ईवीएस में एनसीईआरटी की क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की बुक्स को हमको स्टडी करना होता है। ओके, तो थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है और फोर्थ हम आज स्टडी करेंगे। पहले आप जान लो कि एनसीईआरटी की ईवीएस में फोर्थ क्लास में टोटल 1 to 27 चैप्टर्स हैं हमारे। ओके, तो हम डेली 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपनी वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज हमको जो जो टॉपिक कंप्लीट करना है, इसमें फर्स्ट चैप्टर चलो चलें स्कूल, कान कान में, नंदू हाथी और अमृता की कहानी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, बट मैं साथ ही साथ आपको हिंदी में भी बोलती चलूँगी, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपनी प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर पिछली क्लास में कोई डाउट रहा है तो आप वो भी मुझे कमेंट में करके बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर कोई इम्प्रूवमेंट भी चाहिए तो आप मुझे एडवाइस या सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे पूरा करने की। ओके डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा क्लास फोर्थ का ईवीएस का, गोइंग टू स्कूल, चलो चले स्कूल। ठीक है, अब ये है क्या कि हमको पता है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनी वेराइटीज़ ऑफ प्लेसेस हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं पर बहुत प्लेन रास्ता है। ठीक है, तो इन अलग अलग जगहों पर आने जाने के लिए हमें अलग अलग तरीक़ों का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो वही हम देखते हैं कि स्कूल तक पहुंचने के लिए अलग अलग जगह के बच्चे, अलग अलग प्लेस के बच्चे कैसे क्या यूज करके वो अपने प्लेस पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसा कि हम पहला टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, द बम्बू एंड रोप ब्रिज। ठीक है, बम्बू एंड रोप ब्रिज कहाँ पर यूज किया जाता है? असम में। इसका मतलब है असम में क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो क्या करते हैं कि बांस और रस्सी के बने पुल से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो हिंदी में, असम में नदी को पार करने के लिए बांस के पुल और रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ आया। सेकंड टॉपिक हम देखते हैं लद्दाख के लिए। लद्दाख में क्या यूज हो रहा है? ट्रॉली का यूज होता है। द ट्रॉली इज़ यूज्ड इन लद्दाख फॉर गोइंग टू स्कूल। ओके, लद्दाख में नदी को पार करने के लिए ट्रॉली, ट्रॉली है क्या? लकड़ी से बना एक झूला है, रस्सी पे लटका होता है। ठीक है, और एक मजबूत रस्सी होती है, उसमें इस ट्रॉली को लटका दिया जाता है, कसकर बांध दिया जाता है, और ये लकड़ी का बना हुआ झूला होता है। इसमें 4-5 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं उस ट्रॉली में, और नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो लद्दाख में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख में बच्चे वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? ट्रॉली का। ठीक है, थर्ड है हमारा सीमेंट ब्रिज, नॉर्मल एरियाज आर ओवर वाटर। ठीक है, सीमेंट ब्रिज कहाँ पर यूज किया जाता है? नॉर्मल एरियाज और ओवर वाटर, वाटर के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है सीमेंट ब्रिज, अब नॉर्मल जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रोड साइड को पार करने के लिए क्या होता है, सीमेंट का ब्रिज लगा होता है। अब ये सीमेंट, ईंट, लोहा, सरिया आदि का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, रोड पे ही देख लो आप, वन साइड रोड को क्रॉस करने के लिए आप सेकेंड साइड रोड के पहुँचना चाहते हो तो आप क्या करते हो, इस पुल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि कोई नदी है, नदी को भी पार करना होता है तो क्या बनाया जाता है? पुल बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है। ठीक है, तो वो भी कैसा ब्रिज होता है? सीमेंट का ब्रिज होता है। ठीक है, तो नॉर्मल एरियाज या वाटर के ऊपर हमें किसका यूज करना होता है? सीमेंट ब्रिज का यूज करना होता है। फोर्थ वन है हमारा केरल। केरला में क्या यूज किया जाता है? ठीक है, बल्लम, अ स्मॉल वुडन बोट यूज्ड इन केरला। ठीक है, अब ये स्मॉल वुडन बोट है क्या? ये एक तरह का नाव है। स्मॉल वुडन बोट का मतलब लकड़ी की बनी छोटी नाव। ठीक है,
तो लकड़ी की बनी छोटी नाव को केरल में क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। एक तरीके का नाव जो आप सब लोगों ने देखा है गंगा नदी में बहते हुए कहीं पर भी, ठीक है, तो वो एक तरीके का बल्लम का ही प्रकार है, ठीक है। तो बल्लम का यूज करके केरल में बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन केरल में अगर बड़ी नाव की बात की जाए, जैसे छोटी नाव को वहाँ पर क्या बोल दिया गया? बल्लम। तो अगर बड़ी नाव को पूछते हैं कि बिग बोट को वहाँ पर क्या बोला जाता है, तो वहाँ पर बिग बोट को फेरी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फेरी, ठीक है, नोट कर लेना आप इसे। ओके, ठीक है। देन हम बात करते हैं राजस्थान यानी रेगिस्तानी एरियाज़ की। अगर हम बात करते हैं, कैमल कार्ट का यूज किया जाता है राजस्थान या रेगिस्तान एरियाज़ में, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक सिर्फ हमें रेत ही रेत दिखाई देती है। और आपको पता है कि रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो ऊँट या कैमल हमें दिखाई देते हैं। इसलिए वहाँ पर सबसे सुटेबल तरीका क्या है कि ऊँट गाड़ी का प्रयोग करना, कैमल कार्ट का प्रयोग करना, ठीक है। कैमल कार्ट का मतलब क्या हो गया? ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी कैसे होती है? सिंपल, आप सब ने तांगा देखा होगा, उसी तांगे की तरह जैसे घोड़ा गाड़ी होती है जिसे आप तांगा कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो कैमल कार्ट ऊँट गाड़ी भी उसी की तरह होती है, ठीक है। बुलक कार्ट जिसे बैलगाड़ी कहते हैं, ठीक है। बुलक कार्ट इज़ यूज्ड इन विलेजेस इन प्लेन एरियाज, ठीक है। अब बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी, जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? बैलगाड़ी का यूज करते हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड या हिली एरियाज़ की बात करते हैं, माउंटेन एरियाज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि वहाँ के जो पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रॉकी यानी ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर रास्ता पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ का रास्ता बहुत ही पथरीला या फिर बहुत ही अनइवन होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो आप क्या बोलोगे? पहाड़ी एरियाज़ में। अब पहाड़ी एरियाज़ में कुल्लू मनाली भी आता है, शिमला भी आता है, ठीक है, जम्मू भी आता है, बट आपको आंसर यहाँ पर करना है उत्तराखंड, बिकॉज NCERT का ही आंसर आपको देना होता है। ओके, समझ आ गया? एक आपने जुगाड़ गाड़ी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जुगाड़ गाड़ी क्या होता है? आगे से ये मोटर बाइक की तरह होती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से एक ट्रॉली टाइप का तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। और उसमें लोग बैठकर फिर ट्रैवल करते हैं, जैसे बाइक चलाई जाती है उसी की तरह चलाया जाता है, ठीक है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? जुगाड़ गाड़ी कहा जाता है। कई जगहों पर इसका भी यूज किया जाता है। और आप सबको पता है कि ये इंडिया है, तो इंडिया में लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जंगल की, ठीक है। कहीं कहीं पर जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है। आप रात की बात करते हो, रात में देखो इतना ज़्यादा सन्नाटा होता है, ठीक है, कि अगर आप थोड़ा बहुत धीरे भी बोलते हो ना तो भी आवाज़ आपको बहुत तेज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है? यहाँ पर साइंस का रोल होता है, ठीक है। तो समझ आ रहा है, कहीं कहीं पर जंगल बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है और वहाँ पर पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें बहुत शांति में भी सुनाई देता है, ठीक है। अब कुछ होता है बर्फीले एरियाज़, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ही हिली एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी या माउंटेन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा ही जमी होती है, ठीक है। अब अगर आप उस बर्फ़ पर ऐसे ही चलते हो तो फिसलने का डर ज़्यादा होता है, आप स्लिप कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर स्लिपरी होता है वहाँ का रास्ता, ठीक है। उत्तर की पहाड़ों की अगर हम बात कर लेते हैं, नॉर्थ माउंटेन रीजन की हम बात करते हैं, नॉर्थन माउंटेन रीजन की, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर चलते टाइम ध्यान देना होता है कि हम अपने पैर को बर्फ़ में जमाते हुए चलें, यानी कि बर्फ़ में धंसाते हुए अपने पैर को चलना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लो, बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाता है, ठीक है। अगर वो ताज़ी बर्फ़ होती है, तुरंत की तुरंत बनी हुई बर्फ़ होती है, तो वहाँ पर आपका पैर जम जाता है, यानी धंसता जाएगा और आप एक जगह से दूसरी जगह चलने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर वही बर्फ़ पहले से जमी होती है तो आप उसमें फिसल सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ क्या होता है आपको पता है कि वो फिसलती है, ठीक है। ओके, इतना आपको समझ आ गया। तो आपका फर्स्ट चैप्टर बस इतना ही है, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर चलो चले स्कूल कंप्लीट होता है। बाकी यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा कुछ आते नहीं हैं, यही क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर कौन से चीज़ों का यूज किया जाता है, बम्बू एंड रोप ब्रिज का, ट्रॉली का, सीमेंट ब्रिज का। बल्लम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसका नाम डिफरेंट हो जाता है जिसको गेस कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये
कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा ईयर टू ईयर, ठीक है, कान कान में। क्या है? कान कान में। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसमें बहुत सारे बर्ड्स के, जानवरों की बात हो रही है कि सबके कान, यानी कि जो ईयर का लुक होता है डिफरेंट होता है। आपने कुछ ऐसे एनिमल्स को देखे होंगे जिनके ईयर आपको दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ईयर आपको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जिनके ईयर नहीं दिखाई देते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके कान नहीं है? उनके भी कान होते हैं। ओके, तो ऐसे पक्षी जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक है, तो समझ आया? यानी कि कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके कान नहीं होता है, दोनों साइड होल्स होता है जो कि उनके पंखों से ढके होते हैं और वो उनको सुनने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही इंग्लिश में है। बर्ड्स हैज़ इट्स, ये आइज़ की जगह पर यहाँ पर ईयर कर लेना आप, ठीक है, ईयर। A bird has its ear on its head and the holes are covered with feathers। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस को करेक्ट करना है। A bird has a ear on its head which is very tiny like a small hole which are covered with feathers। feathers means पंख, ठीक है, कवर किया आपने। अ बर्ड्स हैज़ इट ईयर्स ऑन इट्स हेड विच आर वेरी टिनी और स्मॉल होल आर कवर्ड विद फेदर्स, दे हेल्प देम टू हियर, जो उनको क्या करते हैं? सुनने में मदद करते हैं। ठीक है, लिजार्ड, सेकेंड टॉपिक है हमारा लिजार्ड। लिजार्ड मीन्स छिपकली। लिजार्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर। ऐसे आपने छिपकली को देखा होगा, आपने क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को भी ऐसे ही देखा होगा। ठीक है, इनके कान आपको जैसे हमारे कान हैं बड़े से, ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इनके क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं दोनों साइड में, वही होता है इनका कान, जिसके थ्रू ये सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो छिपकली और मगरमच्छ, इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको। लिजार्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर। क्रोकोडाइल टू हैज़ इट्स ईयर, यहाँ पर आइज़ की जगह पर आपको करना है ईयर, ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम। ठीक है, बट वी कैन नॉट सी देम। ठीक है, तो मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं या आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। ठीक है, ओके, अब आपका एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर डिज़ाइन होती है, तो वो डिज़ाइन किसके कारण होती है? तो इसका आंसर है बाल के कारण। ठीक है, तो किसी भी एनिमल्स की बॉडी पर जो डिज़ाइनिंग दिखती है, लाइक जेब्रा हो गया, लाइक लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, तो जो इनकी बॉडी पर आपको ये एक तरह का पिक्चर दिखाई देता है, एक डिज़ाइन दिखाई देता है, वो क्या होता है? उनके हेयर के कारण होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इनके बहुत सारे प्रेज होते हैं, बहुत सारे शिकारी होते हैं, तो इनको उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस तरीके से इनको नेचर देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। Different patterns on the animals are due to the hair on their skin। ठीक है, different patterns on the animals are due to the hair on their skin। ठीक है, नेक्स्ट है without hair on an animal's body, without hair on an animal's body there would be no pattern। ठीक है, बिना बाल के किसी भी जानवर की शरीर पर आपको कोई भी पैटर्न नहीं दिखाई देता है। तो मैंने आपको बोला था कि सीटेट का क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बाल होने का पैटर्न होने का कारण या ना होने का कारण कुछ भी पूछे तो आप वहाँ पर आंसर्स क्या होगा? बाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं, जो अपने एलिफेंट देखा होगा तो उसकी खाल पर भी बाल दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनिमल्स विद ईयर्स हेयर ऑन द बॉडी गिव बर्थ, यानी कि ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ठीक है, क्या दिखा है यहाँ पर? एनिमल्स विद ईयर हेयर ऑन द बॉडी गिव
बर्थ, वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ये बच्चे क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। ठीक है, बीबीपोरस और ओमनीपोरस आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, यानी जिनके कान हैं बाहर हमको दिखाई दे रहे हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लो। ठीक है, डॉग का एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो इनके कान बाहर की तरफ होते हैं, इनके बॉडी पर बाल भी होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। वो अंडे नहीं देते हैं, एग्स नहीं ले करते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, जरायुज बोला जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, एनिमल्स विद नो एयर आउटसाइड द बॉडी लेज एग्स। ठीक है, लेकिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं या अंडायुज कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे एग्जाम्पल्स आप समझना चाहो तो आप मगरमच्छ, क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल ले सकते हो, सांप का एग्जाम्पल ले सकते हो, छिपकली का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो इनके कान हमको नहीं दिखाई देते, मैंने आपको बताया पहले ही कि होल होता है इनके दोनों साइड में। ठीक है, तो उससे वो सुनते हैं। अब वो उससे जब सुन रहे हैं तो आपने पता है कि वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया बेबीपोरस और ओमनीपोरस, जरायुज और अंडायुज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। इनके एग्जाम्पल में आप डॉग, ठीक है, कैट, काऊ, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको पता है ह्यूमन बीइंग का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। लेकिन अब लेज एक्स वाले की बात आती है तो आप यहाँ पर स्नेक्स लिख सकते हो, सांप है ना, सांप हो गया, और लिजार्ड, छिपकली हो गई। ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया। तो ये सब आप इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आपका इसी तरह से सेकंड चैप्टर कान कान में ईयर टू ईयर कंप्लीट होता है, और ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड चैप्टर, क्लास फोर्थ, थर्ड चैप्टर, नंदू हाथी। ठीक है, नंदू हाथी, अ डे विद नंदू। नंदू क्या है, एक छोटा सा एलिफेंट का बेबी है, छोटा बेबी एलिफेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसको कुछ है नहीं, इसकी स्टोरी में सिर्फ ये दिखाया गया है कि एक छोटा सा हाथी का बच्चा होता है, वो किस तरह से घूमता है, कहाँ कहाँ पर रहता है, क्या खेलता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, ठीक है, कितना वजन होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। किसके बारे में, एलिफेंट के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो आपको पता है कि हाथी सबसे बड़ा स्तनपायी माना जाता है। ठीक है, हाथी क्या होता है, सबसे बड़ा स्तनपायी माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि समुद्र में, ठीक है, तो नीली व्हेल जो समुद्र के अंदर रहती है सबसे बड़ा स्तनपायी है, यानी कि लार्जेस्ट मैमल की बात की जाए, ठीक है, तो वो कौन सा है, सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट मैमल्स की बात की जाए तो वो है ब्लू व्हेल। कहाँ पाई जाती है, वो ओशन में पाई जाती है। और अगर हम उसके वेट की बात करते हैं, वज़न की बात करते हैं, तो उसका वज़न हाथी के वज़न से 35 गुना ज़्यादा होता है। कितना, 35 टाइम्स मोर देन द एलिफेंट्स वेट। ठीक है ना, तो क्लियर हुआ, एलिफेंट्स के वेट से 35 टाइम्स मोर होता है किसका वजन, ब्लू व्हेल का वजन। ब्लू व्हेल वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट मैमल्स होती हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम इसको। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक हाथी की। तो जो एक वयस्क एलिफेंट होता है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। द वेट ऑफ एन एडल्ट एलिफेंट, द वेट ऑफ एनी एडल्ट एलिफेंट इज़ 5000 kg। कितना होता है, 5000 kg होता है। किसका, एडल्ट एलिफेंट का। किसका, एडल्ट एलिफेंट का जो वेट होता है वो कितना होता है, 5000 kg लगभग होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं पर बात करते हैं एट अ टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि तुरंत जन्मे हुए बच्चे का वजन अगर पूछते हैं तो 90 kg, लगभग 1 क्विंटल के आसपास आप बोल सकते हो कि उसका वजन होता है। ठीक है, और 3 महीने के बच्चे का वजन पूछता है तो कितना, 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर नंदू हाथी की बात हो रही है तो इसमें बताया गया है कि नंदू सिर्फ 3 महीने का होता है और उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम का होता है। ठीक है, तो नंदू का वेट भी आपको याद रखना है। नंदू का वेट कितना होता है, 200
केजी होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। नंदूज वेट, ठीक है, नंदू हाथी का वेट कितना होता है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द हर्ड। अब हाथी हमेशा किस में होता है? एक हर्ड में होता है। हर्ड का मतलब क्या होता है? झुंड। हमेशा हाथी किस में चलता है? झुंड में चलता है। और उस झुंड की जो मालकिन होती हैं या जो मेन लीडर होती हैं, उनकी कौन होती हैं? जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होता है, यानी कि सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती हैं वो उसकी लीडर होती हैं। ठीक है, अब एक जो ये झुंड होता है एलिफेंट का, जो ये ग्रुप होता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 लोग रहते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि इसमें 10 से 12 होते हैं। ठीक है, 14 से 15 नहीं, 10 से 12 होते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ है, देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस इन द हर्ड। ठीक है, यानी कि जो हर्ड होता है, जो झुंड होता है, उसमें 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता है। मीन्स अगर मेल एलिफेंट है तो वो जब तक बच्चा है तभी तक उसमें रह सकता है, यानी कि उस ग्रुप में अगर वो जब तक 14 से 15 साल तक का नहीं होता है तभी तक वो रहता है। और जैसे ही वो 14 से 15 साल तक का हो जाता है, वो उस हर्ड को, उस झुंड को छोड़कर बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है, देयर्स नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड, दे लेफ्ट एज दे टर्न 14 और 15। ठीक है, जैसे वो 14-15 साल के होते हैं ग्रुप को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एडल्ट हाथी की बात करते हैं कि जो एक वयस्क हाथी होता है, ठीक है, वो कितना खा लेता है एक दिन में? तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 डे। ट्विग्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर झाड़ियाँ। ठीक है, तो ट्विग्स यानी कि झाड़ियाँ, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, कितना? 100 kg, यानी कि 100 किलोग्राम वो एक दिन में खा सकते हैं। ठीक है, एलिफेंट स्लीप फॉर 2 to 4 hours अ डे, यानी कि जो हाथी होते हैं वो एक दिन में 24 घंटे में केवल वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। ठीक है, मड मतलब कीचड़। ठीक है, तो जो ये मड है वो उनकी स्किन को क्या करता है? कूल रखता है, ठंडा रखता है। ये कीचड़ उनके शरीर को ठंडा रखता है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी जो है वो पानी और कीचड़ के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इनकी शरीर को क्या देता है? ठंडक देता है। ठीक है, देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैन, दे फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। ठीक है, और जो हाथी के बड़े कान होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? पंखे की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? फैन की तरह, पंखे की तरह काम करते हैं। गर्मी जब उन्हें लगती है, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा कर लेता है और अपने आप को ठंडक पहुंचाता है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट आता है हमारा, बस इसमें इतना ही पॉइंट याद रखना है आपको। हाँ, एक पॉइंट आप इसमें नोट कर लीजिए ज़रा। ठीक है, वो इसमें नहीं दिया हुआ है, आप नोट करिए। हाथी 10 किलोमीटर की दूरी तक अपने साथी की आवाज़ सुनकर खतरे को भांप लेता है। हाथी 10 किलोमीटर की दूरी तक अपने साथी की आवाज़ सुनकर खतरे को भांप लेता है, यानी कि अगर उसका जो एलिफेंट का दोस्त है, मित्र है, वो उससे 10 किलोमीटर की दूर पर भी हो और वो आवाज़ लगा रहा है, तो हाथी उसकी परेशानी को समझ जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। ठीक है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है, खासकर समझ सकते हो आप, एनिमल्स में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, ज़्यादातर सभी एनिमल्स में ऐसा होता है। ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे को मदद करते हैं। एक पॉइंट आप और नोट करिए, हाथी के सूंड में 1 लाख से अधिक मांसपेशियाँ होती हैं। हाथी के सूंड में 1 लाख से अधिक मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, मतलब समझ आया? जो हाथी के ट्रंक्स होते हैं, ट्रंक्स, ठीक है, या टस्क आप बोल सकते हो, तो उसमें मसल्स जो होती हैं वो मोर देन 1 lakhs होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? मोर देन 1 lakhs होती हैं। और हाथी के पैर का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ठीक है, जो हाथी के पैर का क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया होता है उसके पैर का, वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको ये पॉइंट
याद रखना है, ठीक है। अब इसी में आपको दिया हुआ है आओ करके सीखें या सोचो और लिखो, कुछ इस टाइप के आपको ईवीएस में टॉपिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो बच्चों को क्लास में जब आप टीचर बन के जाओगे तो बच्चों से वो क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, आपको उनको आंसर्स देना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा क्वेश्चनिंग आंसरिंग में डेवलप कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, ठीक है। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, ठीक है। तो आपको पता है कि बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है, क्योंकि वो इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। यानी कि वो किसको खाता है, सहजीवी कीट को खाता है, इसलिए वो क्या करता है, बगुले की शरीर पर बैठता है। तो यहाँ पर भी क्या है, बैलेंसिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट हमारे वातावरण को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को खाते रहते हैं, खाद्य श्रृंखला फूड चेन, ठीक है, इसलिए बनी है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये सीटेट में आ भी चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ही इनके मतलब एकदम पता है कि इनके यही यही क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो आपको वही पढ़ना है, उन्हीं पर फोकस करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। आज का ये लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है। 4 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, आप इनको बहुत अच्छे से स्टडी करना, कोई डाउट आता है तो पूछना मुझसे, ठीक है। तो चलो हम 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अमृता की कहानी, द स्टोरी ऑफ अमृता। ओके। खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान, यानी कि जो खेजड़ी गांव है, ठीक है, वो कहाँ पर है, राजस्थान स्टेट के जोधपुर में है, ठीक है। जोधपुर में कौन सा गांव है, खेजड़ी गांव है, ठीक है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, ठीक है। खेजड़ी क्या है, राजस्थान का राज वृक्ष भी है। तो अमृता जो है वो राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में ही रहती थी, ठीक है। यहाँ पर हम एक लड़की है अमृता है, उसकी कहानी पढ़ेंगे। जैसे आपने सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में सुना है, चिपको मूवमेंट के बारे में, चिपको आंदोलन के बारे में, कि सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, सपोर्ट किया था कि पेड़ को मत काटो, ठीक है। पेड़ को काटने से पहले वहाँ पर लोग चिपक जाते थे ताकि पेड़ ना कटे और वो पेड़ को सेव कर पाएँ, एनवायरनमेंट को सेव कर पाएँ, ठीक है। तो इसी मूवमेंट को क्या बोला गया, चिपको मूवमेंट बोला गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने स्टार्ट किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया। कहाँ के थे वो, उत्तराखंड के थे, ठीक है। लेकिन अगर राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में सबसे पहले ये अमृता ने स्टार्ट किया और इसकी वजह से अमृता की जान भी चली गई, ठीक है, बट उन्होंने ये काम किया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं, द प्लेस वर बिल्ट बाई वुड्स एट दैट टाइम अबाउट 300 ईयर्स एगो, ठीक है। और वहाँ पर जो मकान बने होते हैं, जो जगह हैं वहाँ पर लकड़ियों के बने होते थे, लेकिन ये कब की बात हो रही है, लगभग 300 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। द पीपल ऑफ दिस विलेज वर कॉल्ड बिश्नोईज, और जो उस गांव के लोग होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, बिश्नोई कहा जाता था, ठीक है, बिश्नोई कहा जाता था। बिश्नोई क्या था, एक तरह का कम्युनिटी था, एक समुदाय था। राजस्थान में बिश्नोई समुदाय के लोग थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते थे। क्या करते थे, दे प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ट्रीज एंड एनिमल्स का प्रोटेक्शन का काम या उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी थी, जिम्मेदारी नहीं, एक ये अपने आप को खुद समझते थे कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है। तो बिश्नोई समुदाय के लोग ये करते थे। इनके बारे में थोड़ा और याद रखना जो इसमें नोट्स में नहीं दिया हुआ है। बिश्नोई जो होते हैं इनके 29 नियम होते हैं, 29 नियम होते हैं इनके, ठीक है। इनकी स्थापना जम्भेश्वर महाराज ने की थी। जो बिश्नोई समुदाय है, बिश्नोई कम्युनिटी है, तो इनकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो किसने की थी, जम्भेश्वर महाराज ने की थी, ठीक है। अब ये जम्भेश्वर कौन है, तो इनको उस टाइम पर विष्णु का अवतार माना जाता है, लॉर्ड विष्णु का इनको अवतार माना जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करना आप, राजस्थान, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान की उस महिला का नाम बताएं जिसने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपना बलिदान कर दिया, ठीक है। तो हम ये किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं, अमृता की स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो आपका आंसर किस पे जाएगा, श्रीमती अमृता देवी। तो याद रखना, अगर राजस्थान के लिए पूछता है तो आपको इन्हीं का नाम देना है, अमृता का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका
अब हम जान लेते हैं कि अगर हम खेजड़ी की बात कर रहे हैं तो खेजड़ी, मैंने क्या बोला कि राजस्थान का राज्य वृक्ष भी इसको माना जाता है। तो ये जो खेजड़ी पेड़ है इसके कुछ इम्पॉर्टेंस भी हैं, ठीक है ना, इसके कुछ इम्पॉर्टेंस भी हैं। तो देखते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं इसके। खेजड़ी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर, ठीक है। तो खेजड़ी ट्री जो होता है, ज़्यादा पानी जहाँ पर नहीं आवश्यकता होती है उसके बगैर भी ये ग्रो कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान क्या है, एक डिजर्ट एरिया है, एक रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पर वाटर की कमी तो वैसे ही होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर स्कार्स ऑफ वाटर होता है, लैक ऑफ वाटर होता है। तो आपको पता है कि खेजड़ी कहाँ पर उगता है, जहाँ पर पानी का लैक होता है या पानी की कमी होती है, ठीक है। अब इस पेड़ की जितने भी, चाहे वो छाल की बात करो, पत्ती की बात करो, फल की बात करो, ठीक है, तो हर एक चीज़ का यूज होना है यहाँ पर, इसीलिए इस पेड़ को बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। इट गिव्स बीन्स, बीन्स मतलब क्या, फलियाँ, ठीक है। एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, ठीक है, यानी कि ये जो पेड़ है ये क्या देता है, हमें फलियाँ देता है, और इस फलियों का यूज हम क्या करते हैं, सब्जी बनाने का काम करते हैं इससे, ठीक है। और अब ये पेड़ जो है, ठीक है, इसकी जो लकड़ी होती है बहुत ही मजबूत होती है और उसको कभी कोई कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, तो इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। अब अगर हम इस पेड़ की छाल की बात करते हैं, ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री, तो वो किसके काम आती है, मेडिसिन्स बनाने के काम आती है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम आती है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट याद करना है आपको, इस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम आती है, ठीक है। द बार्क ऑफ दिस ट्री यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, ठीक है। एंड लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, तो आप लकड़ी का यूज कर सकते हैं। द वुड्स डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो इस पेड़ की फलियाँ होती हैं उनकी हम सब्जी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हमें बीन्स देता है, एंड बी कैन मेक द वेजिटेबल्स, इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं। द वेजिटेबल्स द लीव्स ईटन बाय एनिमल्स, ठीक है। और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं, ठीक है, यानी कि जो इसका शेडेड होता है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, जैसे पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हैं तो आराम से खेल सकते हैं, ठीक है। तो समझ आया, इस पेड़ के हर एक पार्ट का कहीं ना कहीं यूज है, इसीलिए खेजड़ी चैप्टर अमृता की कहानी दी हुई है इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आज हम कवर करते हैं आपका चैप्टर 4 तक, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अमृता की मधुमक्खियाँ, अनीता की मधुमक्खियाँ, अनीता एंड हनी बी। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 5 से, ठीक है, क्लास 4 का चैप्टर 5। तब तक के लिए आप इतना रिवीजन करिए, ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो समझ नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।